नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना पड़ता है इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में आपको जानना होता है। ये आपके पेपर का नाम है, यानी कि पेपर टाइटल यही है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहली क्लास है और पहली क्लास से पहले इसका सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने इसको देखा होगा। सिलेबस डिस्कशन में मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम चीजों को पढ़ेंगे। बहरहाल मैंने इन सभी टॉपिक को ऑलरेडी अभी 6 महीने पहले जो अगला सेमेस्टर था उसमें मैंने पढ़ा चुका हूँ। ये सब लगभग 5 7 8 चैप्टर मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल करवा चुका हूँ और वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन एक नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास फिर से किया जा रहा है। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें 4 चैप्टर के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। पहले चैप्टर के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का अर्थ, विशेषता, परिभाषा, पर्यावरण का विकास कैसे हुआ, पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। फिर पर्यावरण से बनने वाले लगभग 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा आपका पूरा चैप्टर नंबर 1। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इकोलॉजी के बारे में। फिर सेम पैटर्न पर इकोलॉजी की परिभाषा, विशेषता, अर्थ सबको समझते हुए, विशेषताएं, महत्व सब कुछ आप घटक वगैरह समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। फिर उसके बाद में तीसरा चैप्टर आएगा जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर चौथा चैप्टर आपका आएगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, चर्चा करेंगे कि पारंपरिक ज्ञान जो रहा भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कि जो इसका विकास हुआ, खास करके अगर मैं बताऊं सिलेबस मेरे हाथ में है, खास करके जो चौथा चैप्टर होगा आपका इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है या प्राचीन भारत में किस तरीके की व्यवस्था थी, भारतीय पारंपरिक ज्ञान में क्या चीजें मिलती हैं, सब कुछ विस्तार से देखेंगे। तो इकाई संख्या 1 यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। फिर इकाई संख्या 2 में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में यानी जैव विविधता के बारे में चर्चा करेंगे एंड इट्स कंजर्वेशन एंड जैव विविधता संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी 2 चैप्टर के माध्यम से इकाई नंबर 2 आपकी समाप्त होगी। ऐसे ही 3 4 इकाई सब कुछ आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की यह पहली क्लास जिसमें हम चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी बी थर्ड सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1। ठीक है, चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा फॉन्ट मैंने लिख दिया था, अब अगली बार इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर दूंगा ताकि देखिए आपको हिंदी वाला दिख रहा होगा, अंग्रेजी वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहेगी। ठीक है, बीए जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर का ये कोर्स है। नवीनतम बैच शुरू हो चुका है 2026-27 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मुझे प्यार से शुक्ला सर बोलते हैं और इसी तरीके से आपको मैं पिछले 6 से 7 वर्षों से बीए के क्षेत्र में अध्यापन करवा रहा हूँ। तो आपको बहुत ही भली-भांति तरीके से पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किस तरीके की तैयारी करवाई जाती है। चलिए, सबसे पहले हम पर्यावरण के अर्थ को समझेंगे, पहला चैप्टर। हेडिंग डालिएगा अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। क्या डालेंगे हेडिंग? मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट लिखेंगे। शब्द विश्लेषण पहले समझेंगे, यानी पर्यावरण शब्द जो है ये 2 भाषाओं मतलब कि 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। परि माने क्या होता है? परि माने होता है बेटा चारों ओर या आसपास, या जिसको अंग्रेजी में एक शब्द में सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग माने जो हमारे परितः, परितः माने चारों ओर हमको घेरे हुए है। यानी क्या होता है? परि माने होता है परितः, हमारे चौतरफा हमको जो घेरे हुए है। और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा, आवरण, ढकने वाली परत कह सकते हैं जिसको आप। ठीक है, जिसको आप कवरिंग कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा जो है चीज जो हमको चौतरफा घेरे हुए है और वो हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है, उस चीज को हम परिआवरण कहते हैं। यानी कि जो हमारे चौतरफा, हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरह से हमको घेरे हुए है, उसको हम परिआवरण कहते हैं। पर्यावरण को हम प्रभावित भी करते हैं और पर्यावरण से हम प्रभावित भी होते हैं। दोनों सिचुएशन चलती रहती है। मनुष्य कभी पर्यावरण को प्रभावित करता है, कभी पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कभी कभी पर्यावरण और मनुष्य के बीच में संघर्ष होता है, कभी कभी सहयोग होता है। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक जो कि जिनमें जीवन होता है, एक अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसे जलवायु, मिट्टी, ठीक है, ये सब पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, कीट पतंगे, ये सब जैविक घटकों में आते हैं। ऐसे तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे
आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो ये इसका एक नॉर्मल सा अर्थ आपने देखा कि परि माने चारों ओर या आसपास या चौतरफा या सराउंडिंग अंग्रेजी में, आवरण माने होता है घेरा या ढकना, ठीक है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए उसी को पर्यावरण कहते हैं। इसका अगर अर्थ लिखना चाहे संयुक्त अर्थ लिख सकते हैं कि पर्यावरण वह समस्त प्राकृतिक, जैविक और मानवीय कारकों की व्यवस्था है जो किसी जीव क्या करती है, जो किसी जीव, फिर से समझे, पर्यावरण वह समस्त प्राकृतिक यानी नेचुरल, जैविक यानी बायोलॉजिकल और मानवीय यानी मतलब की ह्यूमैनिटीज, इन फैक्टर्स की यानी कि इन कारकों की एक व्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक, जैविक और मानवीय के कारक की व्यवस्था है ये, ठीक है, जो क्या करती है, किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। क्या करती है, किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहती है और उसके जीवन, उसके विकास, उस जीव के, उसका व्यवहार और अस्तित्व को प्रभावित करती है। मनुष्य के अस्तित्व को या जीव को प्रभावित करती है ये दशाएं, व्यवहार को प्रभावित करती है, विकास को उसके और उसके जीवन को प्रभावित करने वाली दशाएं जो होती हैं वो पर्यावरण ही कहलाती हैं। तो पर्यावरण का यह अर्थ हुआ, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा फुल एचडी क्वालिटी में, इसीलिए मैंने दिखा था इसको, क्योंकि ये हिंदी में जो है एकदम से स्पष्ट दिख रहा है, मतलब हिंदी वाला, अंग्रेजी में थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया है, ठीक है। इसको और सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो पर्यावरण के अर्थ को समझ सकते हैं। देखिए, पर्यावरण ही जीवन का आधार है, जिसमें हम वायु, जल, मिट्टी, तापमान, जीव जंतु, समाज, संस्कृति और मानव क्रियाएं, सब कुछ इसी पर्यावरण में शामिल होता है। बिना पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये पर्यावरण की अर्थ हुआ। पर्यावरण की परिभाषाओं को समझेंगे और क्लियर होगा। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पहली परिभाषा देते हैं फिटिंग नाम के एक विद्वान। फिटिंग एक भूगोलवेत्ता है, कहते हैं फिटिंग कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है। क्या कहते हैं, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण होता है। यह बात आप ध्यान दें, क्या कहा इन्होंने, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग या जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है, ठीक है। ये यानी जीवों के जितने भी पारिस्थितिकी कारक होते हैं उन सभी के जोड़ लीजिए तो पर्यावरण बनता है। यानी जीवों के पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है, इको सिस्टम, इकोलॉजी जो पूरा होता है, इसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, वो प्रभावित करते हैं पर्यावरण को, और पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं। उन सभी को मिला ले तो पर्यावरण जाकर के बनता है, ठीक है। फिटिंग की परिभाषा, इसमें पर्यावरण को जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ करके समझाया गया है फिटिंग महोदय के द्वारा। फिटिंग महोदय जो है इकोसिस्टम को भी एक प्रकार से, इकोसिस्टम के समस्त जाल को ही पर्यावरण बता देते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये परिभाषा हुई इनकी। दूसरे विद्वान है एजी टांसले। एजी टांसले की अगर बात की जाए, बड़े विद्वान आदमी हैं, सर आर्थर टांसले पूरा नाम है। इन्हें कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। क्या, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें कौन रहता है, जीव रहते हैं, यानी ऐसे जीव जो प्रभावित होते हैं, एक ऐसा संपूर्ण, एक प्रकार से प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करता है या जीवन रहता है, वही पर्यावरण कहलाता है। यह परिभाषा सभी प्रभावकारी दशाओं को सम्मिलित करती है, जैसे जैविक, अजैविक दोनों को एक प्रकार से अपने आप में समाहित करती है ये परिभाषा एजी टांसले की। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े सरल तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ये नोट्स मैंने खुद तैयार किया है आपके लिए ताकि आप चीजों को जान पाए, समझ पाए। इतने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक क्लास लेने के लिए कम से कम पिछले 3 घंटों की मेहनत लगी है। एक क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये पीडीएफ बनाने में 3 घंटे का समय लगा है। आप ये सोच सकते हो कि किस तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है, ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके क्वेश्चंस तैयार किया गया 25 ठू आपका, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जो होंगे आपके नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सब के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अर्नेस्ट हैकल की परिभाषा दीजिए। अर्नेस्ट हैकल, देखिए पर्यावरण वह सभी बाह्य परिस्थितियां हैं जो किसी जीव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती हैं एक प्रकार से। तो ये पर्यावरण की परिभाषा ये हैकल महोदय ने दी है। और क्या क्या कहते हैं, पर्यावरण वह सभी बाह्य परिस्थितियां हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं जो किसी जीव के जीवन और व्यवहार को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। अर्नेस्ट हैकल की परिभाषा है। अर्नेस्ट हैकल जो है ये इकोलॉजी शब्द के देने वाले, इसीलिए इकोलॉजी का जनक भी अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले देने वाले विद्वान है। यूनेस्को की परिभाषा अगर देखें, यूनेस्को की परिभाषा दी गई। यूनेस्को क्या कहता है इसकी परिभाषा में लेकर के कि पर्यावरण वह बाह्य भौतिक, जैविक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का संपूर्ण समुच्चय है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है या करता है। कुल मिलाकर के एक ऐसा ऐसा दशा है, एक ऐसी सिचुएशन
जो कि भौतिक, जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं की समुच्चय सबका मिला जुला रूप होता है, जो कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। ना कि मनुष्य के जीवन को ही, बल्कि प्रकृति में आप देखिए तमाम घटना जैसे जीव जंतु, वनस्पतियां, ये सब है, ये सभी पर्यावरण से प्रभावित होती है। और इन सभी का तालमेल बना रहता है तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। जैसे तालमेल बिगड़ता है तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, और ऐसे में फिर प्रकृति जो है विनष्ट भी करने लगती है लोगों को। तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। इसीलिए आगे चल करके आप आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे अगले, मतलब कि जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में एक अपनी परिभाषा आप लिख सकते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के एक परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है, लिखिएगा कि पर्यावरण वह सजीव और निर्जीव, सजीव माने जैविक तत्व, निर्जीव माने अजैविक तत्व, जिसमें जीवन नहीं होता है उसको निर्जीव कहते हैं, जिसमें जीवन होता है उसको सजीव कहते हैं। तो पर्यावरण वह सजीव और निर्जीव तत्वों की जैविक और सामाजिक रूप से गतिशील संरचना है, जो न केवल जीवन को सहारा देती है बेटा, बल्कि उसके अस्तित्व, उसके व्यवहार और उसके संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और संतुलन प्रदान करती है। यह प्रकृति और मानव के बीच संबंधों की जीवंत कड़ी होती है। प्रकृति और मनुष्य के बीच जो एक कड़ी का काम करता है वो पर्यावरण ही करता है। इस तरीके से पर्यावरण जो होता है वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको चारों तरफ से घेरे और मनुष्य को प्रभावित भी करता है, मनुष्य प्रभावित भी होता है। सिंपल सी परिभाषा, ज्यादा कुछ इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतनी परिभाषाओं को पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जानिए पर्यावरण की सोच और चेतना कैसे विकसित हुई। इसको चार प्रमुख कालखंडों में बांट करके हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन मुद्दों को लेकर के पर्यावरण का विकास हुआ। बहुत ही सरल भाषा में और छोटे से छोटी चीजों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको भटकना नहीं, न कहीं पर आपको जाना है, आपको संपूर्ण चैप्टर आपको मिल जाएगा। मात्र आपको अगर हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है तो हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहली बात आपको 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कीजिएगा, इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम। थर्ड सेमेस्टर में है, लिख दीजिएगा गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी संबंधित इस कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे ये सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपके लिए पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। और ये कोर्स की फीस कितनी है, कोर्स की फीस कितनी है बेटा, मात्र 100 रुपए फीस है, ठीक है। केवल जियोग्राफी ही नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट की, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट की और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, कितने सब्जेक्ट हुए बाबू, 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी होगी। कैसे, आपको जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम, यानी क्यूआर कोड भेजेंगे। इसी क्यूआर कोड पर आपको करना क्या है, इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए पेमेंट कर देने हैं, यानी 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी है। अगर आप फीस जमा करना नहीं जानते, ऑनलाइन माध्यम यूज नहीं करते कोई फीस जमा करने का, तो आप किसी दूसरे से जो है डलवा सकते हो, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह चलाते हो, उनसे आप भिजवा दीजिएगा, या आप खुद भेज दीजिए चलाते हैं। अगर नहीं चलाते तो किसी दूसरे से, आपके घर में कोई चलाता है, कोई दुकान से जाकर के आप करवा सकते हैं, बड़े आसानी से आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलेगा जो कि आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सभी 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। और ये फीस की कितनी वैलिडिटी, बहुत सारे बच्चे पूछते वैलिडिटी, तो 6 महीने वैलिडिटी। लेकिन आप चूंकि बाद में कुछ बच्चे जुड़ते हैं, कुछ बच्चे पहले जुड़ते हैं, तो वैलिडिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर का, तब तक आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा ग्रुप में। फिर उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप चालू कर दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए। आप किसी भी, अच्छा इसमें क्या मिलेगा, जैसे आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, चैप्टर वाइज लाइव क्लास। इसके अलावा आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के अलावा यहाँ पर और तमाम चीजें मिलेंगी, जैसे पीडीएफ नोट्स में आपका जैसे एमसीक्यूज टाइप हो, पेपर आपका हो, चाहे आपकी परीक्षा जो है लिखित टाइप की होगी, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का पेपर हो, सभी के लिए पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल पेपर मिलेगा आपको, रिवीजन क्लास आएगी, रिवीजन क्लास का पीडीएफ नोट्स आएगा, इसमें सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न ज्यादा पूछे गए, ये सब चीजें आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को रखते हैं जो कि परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले होते हैं,
परीक्षा से एक दिन पहले रिवीजन क्लास आपको मिलेगी, उसका पीडीएफ मिलेगा। तो एक पीडीएफ ऐसा तैयार किया जाएगा जो कि क्वेश्चन आंसर का होगा, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को पढ़ करके जाइएगा। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। पीडीएफ आप देखिए क्वालिटी पीडीएफ की कैसी मैंने तैयार की है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ अब की बार, ताकि जो है जो शिकायत आपको पिछली बार बची हुई थी पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ में छोटे अक्षर होते थे, आपको पढ़ने में तकलीफ होती थी, उन तकलीफ को दूर करने के लिए ऐसे पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, ताकि भले ही मेहनत मेरी 4 घंटे 3 घंटे लग रही है एक पीडीएफ तैयार करने में 1 यूनिट का, लेकिन फिर भी मैं अपना समय दे रहा हूँ ताकि आपको क्वालिटी युक्त कंटेंट मिले और आपको जानकारी मिलती रहे। आप किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मां शाकंभरी कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पीआरयू बरेली बुरहेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से वैध होगा, पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सभी सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मैं पढ़ाता हूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहे, ताकि चीजें आपको मिलती रहे, और आप तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और तुरंत जुड़ जाइए। केवल 100 रुपए फीस में आपको मिलेगा। अगर आप सीरीज खरीदोगे एक सब्जेक्ट की सीरीज या नोट्स का दाम कितना है? 60 रुपए। 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो, कितना रुपए मिलेगा आपका? 300 रुपए खर्च होगा, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का चीजें आपको मिल जाएगी कितने रुपए में? केवल 100 रुपए फीस में। ये वाला फायदेमंद है कि वो वाला? और यहाँ पर आपको पिछले 7 वर्षों का जो अनुभव मेरे पास है, वो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाओगे, आप डायरेक्टली बात कर पाओगे हमसे, जो डाउट होगा वो पूछ पाओगे, सब कुछ आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो भटकने की जरूरत नहीं, तुरंत जुड़ जाओ, देर मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली है। इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके की क्लास बीए के क्षेत्र में तो ना ही देखी होगी, इतनी क्वालिटी युक्त कंटेंट, ठीक है। चलिए तुरंत जुड़ जाइए भाई, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और देर न कीजिए। पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास को समझते हैं। पहला कालखंड जो रहा पर्यावरण का विकास का, वो है प्राचीन काल। वैदिक काल में पर्यावरण का विकास कैसे हुआ, हेडिंग डालेंगे प्राचीन काल वैदिक युग, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, वैदिक युग से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है आपका प्राचीन काल, वैदिक युग जिसको आप कहते हैं। देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद और में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की पूजा की जाती है। और आप देखते हैं 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है, इसको बताया गया है। इसलिए इन 5 तत्वों की को भगवान मान करके पूजा करने की विधि जो है ये वेदों में बताई गई है। मित्र, वरुण, अग्नि, ऐसे इन सभी को देवता माना गया है। तो जिसको देवता मानेंगे उसकी पूजा करेंगे तो उसको हम सुरक्षित रखेंगे, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो पाता है। जैसे आप देखते हैं अग्नि, अब अग्नि को तो हम दूषित थोड़ी करेंगे, अग्नि देव है। वायु, वायु के देवता पवन जी हैं, ठीक है, तो उनको हम थोड़ा ना कुछ करेंगे, वायु की पूजा करते हैं। वायु को हम क्वालिटी उनकी घटाएंगे कभी नहीं, क्योंकि वो हमारे देवता है, उनकी गुणवत्ता में हम कभी जो है कमी नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जल, जल के देवता कौन है? वरुण देवता है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। कैसे पूजा करते हैं? कैसे पूजा करते हैं? कलसा में जो जल होता है वो वरुण देव के नाम पर पूजा होती है, ठीक है। देवदानो संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो असि तथा कुंभो वृद्धतो विष्णुवा स्वयं त्वयि सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता, ठीक है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हराय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते आपाम पतये वरुण देवाय नमः। आप देखते हैं वरुण देवता जो है वो जल के देवता है, इनकी भी पूजा होती है, तो हम जल को कभी दूषित नहीं करेंगे, जल प्रदूषण नहीं फैलता है। पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी की हम एक प्रकार से रिस्पेक्ट करते हैं, सुबह उठते पृथ्वी का प्रणाम करते हैं, तो पृथ्वी हमारी माता है। आकाश की भी हम पूजा करते हैं। इस तरीके से इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण भी हुआ है। तुलसीदास जी की चौपाई लिखते हैं क्या कि जल क्षिति पावक गगन समीरा, जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। यानी कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है।
और इसीलिए इन पांचों तत्वों की रिस्पेक्ट करना, इनकी पूजा करना हमारे खून में ही रहा है। और हमारे भारतीयता जो संस्कृति रही, प्राचीन संस्कृति, उसमें तो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करी जाती थी। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। दूसरी बात है, मानव को प्रकृति के रक्षक के रूप में माना गया है वेदों में। साथ ही साथ में प्रकृति और मानव में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यही जीवन का मूल सिद्धांत होता था, चाहे वैदिक काल की बात करें, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, ठीक है, या फिर किसी भी काल की बात करें। यानी कि हमेशा से हम पर्यावरण को संरक्षित करते आए हैं, हम भारतीय। दूसरी बात, मध्यकाल में, ये चीजें मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ये चीजें आपको सिलेबस में टॉपिक हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करूँ, ताकि कुछ भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आप छोड़ करके ना आओ। पूरा डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ। मध्यकाल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, या ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी में क्या रहा इसका काल। देखिए, शहरीकरण, धार्मिक आडंबर, सामाजिक असमानता यहाँ पर बढ़ जाती है। प्रकृति और पर्यावरण की समझ सीमित हो जाती है, लोग इस पर उतना फोकस नहीं करते मध्यकाल तक आते आते। पर्यावरणीय संतुलन की उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है, यानी पर्यावरण का संतुलन जो है यहीं से थोड़ा बहुत बिगड़ना शुरू हो जाता है मध्यकाल तक आते आते। फिर इसके बाद में अगला समय आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति हुई और उद्योगों का विकास हुआ, तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी, इससे बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, 1750 से 1950 के दौर में आप देखते हैं तमाम मशीनों का प्रयोग होने लगा, भारी उद्योग स्थापित हो गए, कोयला और तेल का अत्यधिक दोहन होने लगा, जिससे पर्यावरण को काफी ज्यादा क्षति पहुंची। आप देखिए तेल शोधन कारखानों के आसपास में, चाहे वो क्या नाम है उसको, जो मथुरा वगैरह के तेल शोधन कारखाने तमाम स्थित है, तो वहां पर कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं कोयला वगैरह क्षेत्र या भारी उद्योगों से क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तमाम प्रकार के जो है प्रदूषण देखने को मिलते हैं। तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से पर्यावरण की गतिविधियां हैं वो नष्ट होती है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो खत्म होती है। इसके साथ ही साथ में वनों की कटाई खूब दबा के की जाती है। ठीक है, जल और वायु प्रदूषण में खूब वृद्धि हुई है, कहाँ पर, आधुनिक काल में आकर के। पर्यावरण को संसाधन मात्र समझा गया है। ठीक है, आधुनिक काल में शोषण की शुरुआत जो है यहाँ से हो जाती है पर्यावरण की, तो पर्यावरण की क्वालिटी बहुत कुछ घट गई आधुनिक काल तक आते आते। समकालीन काल में यानी 1950 से अब तक हम देखें अगर, तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के काफी काम किया गया, क्योंकि पर्यावरण ने ऐसे ऐसे झटके दिए हैं पूरी पृथ्वीवासियों को, ताकि पर्यावरण के बारे में उस सोचना पर मजबूर हो जाए व्यक्ति। ठीक है, क्या क्या हुआ, सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल जारी किए गए। ठीक है, जैसे कि 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये जो पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है, ये मतलब कि इसका सम्मेलन हुआ। इसके अलावा भारत में 1980 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा 1992 में अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में पड़ता है, ये समिट हुआ। इसके अलावा आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में ह्रास यानी जैव विविधता में कमी आ रही है, जीवों की जो जो प्रजातियां हैं, जीवों की जो विविधता है, कई जीवों की प्रजाति जब इकट्ठा रहती है उसको जैव विविधता कहते हैं। तो उसकी जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त प्राय प्रजातियों में आ रही हैं। तो वो सब आप आज के युग में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग माने होता है कि जो है वातावरण गर्म हो रहा है, वैश्विक तापन कहते हैं हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग। विश्व गर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जो कि जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज वातावरण पूरा गर्म हो गया है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, सब कुछ चीजें आ रही, तमाम प्रकार के मुद्दे हमारे समक्ष आ गए हैं। इन सभी को जो है कवर करने के लिए, इन सभी चीजों को कम करने के लिए हमको जरूरी है क्या करना, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है एक प्रकार से अपनाना। और ये अवधारणा इस समय लोकप्रिय है, यानी एक ऐसा विकास करें जिससे पर्यावरण की क्षति कम हो, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, या पर्यावरण का उतना ही यूज किया जाए सामान जितना की जरूरत हो। यानी पर्यावरणीय संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना ही सतत विकास का लक्ष्य होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास यह कहता है कि आप विकास करिए, आप खूब ज्यादा विकास करिए, लेकिन पर्यावरण की क्वालिटी में बिना घटोत्तरी किए, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए, और आप विकास करो, कोई दिक्कत नहीं, डेवलपमेंट हो, लेकिन पर्यावरण की क्वालिटी भी बनी रहे। एक ऐसा विकास को सतत विकास कहते हैं। तो इन सभी को चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है,
अब अगला हेडिंग डालिएगा पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हेडिंग डालिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। देखिएगा, पर्यावरण अनेक जैविक यानी कि जिसको आप बायो मतलब कि क्या बोलते हैं, बायोटिक और अजैविक यानी कि अबायोटिक घटकों से मिलकर के बना होता है जो परस्पर क्रिया करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक दो होते हैं, जिसमें जैविक घटक जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। दो घटक होते हैं पर्यावरण के, अजैविक और जैविक। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा जैविक घटक क्या होते हैं। देखिए बेटा, जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये जीवित घटक होते हैं बेटा जो जीवन चक्र में भाग लेते हैं, यानी कि क्या, जैविक घटक जो होते हैं ये एक प्रकार से जीवित होती है, इसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जीवन चक्र में भाग लेते हैं ये। दूसरी विशेषता इसकी है, जैसे इसमें मनुष्य आ जाते हैं जैविक घटक में, क्या उदाहरण के रूप में जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियां तमाम सारी, सूक्ष्म जीव जो कीट पतंगे हैं वो सब जो है वो जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, कीट, ये सब आपके जैविक घटक के तत्व होते हैं। सब क्या है, ये सब आपके जैविक घटक है। जबकि हेडिंग डालिएगा दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें ऐसे तत्व आते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। ये निर्जीव घटक होते हैं और निर्जीव है इसलिए जीवन चक्र को मतलब जीवन में भाग नहीं लेते। जीवन चक्र में ये जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, भले ही ये कहीं ना कहीं पे अजैविक है लेकिन जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु है, तापमान टेम्परेचर है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट है, तमाम प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज वगैरह है, ये सब मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये जैविक घटक अजैविक घटकों को और अजैविक घटक जैविक घटकों को परस्पर प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों का अध्ययन होता है, जैविक और अजैविक घटकों का। और कुछ विद्वानों ने नए नए प्रकार से शोध हुए जिसके अकॉर्डिंग और तमाम घटकों को बता दिया गया, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक घटक, सोशल कल्चरल कंपोनेंट्स पर्यावरण के। जैसे मानव द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था है, ये एक प्रकार से सामाजिक या सांस्कृतिक घटक कह सकते हैं पर्यावरण के द्वारा, जो एक पर्यावरण मनुष्य बनाता है, जैसे कि परंपराएं बनाता है मनुष्य। ठीक है, रीति रिवाज, संस्थाएं, भाषा, संस्कृति, ये सब अपनी क्या है, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक घटक है पर्यावरण के, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा चौथा घटक कौन सा होता है बाबू, चौथा घटक होता है आर्थिक घटक, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स माने कि जो अर्थशास्त्र से या आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे संसाधनों का उपयोग करना हो गया। ठीक है, उत्पादन करना है संसाधनों का, वितरण कैसे करना है, खपत कैसी होती है और खपत को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब चीजें। जैसे कोई उद्योग, व्यापार, कृषि, तकनीकी विकास, ये सब पर्यावरण के आर्थिक घटकों में शामिल है। इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट घटक हैं जैविक और अजैविक, लेकिन दो गौण घटक भी इसमें शामिल होते हैं जिसका उतना महत्व नहीं जितना जैविक अजैविक घटकों का होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार से विद्वानों ने बताया जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का महत्व क्या होता है। हेडिंग डालेगा, हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। लिखिएगा, पर्यावरण केवल जीवन का आधार ही नहीं है बल्कि अस्तित्व की शर्त भी है। यानी पर्यावरण को अगर आपको सही तरीके से रखेंगे तो आपका जीवन सफल बना रहेगा। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहला महत्व क्या है पर्यावरण का, देखिए जीवन की आधारशिला है ये। सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों का जीवन पर्यावरण पर डिपेंड करता है। पर्यावरण चाहे तो कभी भी इलिमिनेशन कर सकती है हम लोगों का, यानी पर्यावरण अगर चाहे तो हम जिंदा हैं। पर्यावरण अगर उसकी क्वालिटी में गुणवत्ता में कमी आती रहेगी तो पर्यावरण एक दिन ऐसा झटका हम लोगों को देगा कि हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और पर्यावरण हमको नष्ट कर सकता है। इतनी पावर है पर्यावरण में। यानी तो पहला महत्व क्या है, ये जीवन की आधारशिला है। सभी जीव जंतु और मनुष्य जो होते हैं इनका जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है। अब जब पर्यावरण पर हमारा जीवन ही निर्भर तो आप इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है, सबसे बड़ा महत्व तो यही है। दूसरी बात, संसाधनों का स्रोत, यानी हमें जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, भोजन आदि सब कुछ पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, भोजन, ये सब पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ये पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, ये सब हमको कैसे मिलते हैं, पर्यावरण में ही मिलते हैं। अगर पर्यावरण में ये सब ना मिले तो हम जीवित रह पाएंगे, नहीं जीवित रह पाएंगे। पर्यावरण हमको जल देता है, वायु देता है। वायु अगर आप नहीं लेते हैं 1 घंटा तक या फिर 10 मिनट तक तो आप मर जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। आप जल नहीं पीते 2-3-4 दिन तक आप मर जाओगे।
मिट्टी नहीं मिलेगी तो भोजन कैसे बनाओगे आप, तभी मर जाओगे। खनिज नहीं मिलेगा तो आप तमाम प्रकार की अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाओगे। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपका शरीर चलायमान नहीं होगा। भोजन नहीं मिलेगा तो आप भूखे मर जाओगे। तो यानी कहने का मतलब ये सब जरूरी है, तो पर्यावरण ही आपको ये सब देता है। तो संसाधनों का स्रोत है पर्यावरण, इसलिए महत्व है इसका। तीसरा महत्व हेडिंग डालिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। यानी पर्यावरण जो होता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण जो होता है बेटा, इसके दो घटक हैं, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में संतुलन बनाए रखता है कौन? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से ही जैविक घटक अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं, पर्यावरण अजैविक घटकों से जैविक घटक, जैविक से अजैविक, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते भी हैं। ठीक है, जैसे जलवायु, मिट्टी, ये सब मनुष्य को प्रभावित करती है, वनस्पतियों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, और जीव जंतुओं से सभी से प्रभावित भी होता है। मिट्टी, जल, वायु सब प्रभावित होता है। ठीक है, तो यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। चाहे जैविक घटक हो अजैविक घटक, बिना दोनों के मतलब एक के दूसरा अधूरा माना जाता है। अगला महत्व, अगला महत्व जलवायु नियंत्रण में सहायता करता है। जलवायु नियंत्रण में सहायता करता है पर्यावरण, जैसे कि वन हो गया, महासागर हो गया और वातावरण जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और वन, महासागर, वातावरण ये सब किसके अंग हैं? ये सब जलवायु के ही अंग हैं, या फिर पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। यानी पर्यावरण का एक बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है आज की। अगला महत्व हेडिंग डालिएगा, आर्थिक विकास में सहायता करता है पर्यावरण। जैसे कृषि के क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन इत्यादि पर्यावरण पर आधारित होता है। तो पर्यावरण जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज। छठा हेडिंग डाल लीजिएगा, देखिए मानसिक व आध्यात्मिक शांति का माध्यम है पर्यावरण। प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध वातावरण व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रखता है। जैसे साधु महात्मा लोग कहाँ पर रहते थे? जंगल में। वहां पर प्रकृति की जो अनुपम छटाएं होती हैं वो उनको दिखती थी, इससे उनका जीवन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता था। आप इस चकाचौंध भरी दुनिया में बैठे हैं, आप रामायण, महाभारत और हनुमान चालीसा डेली गाते हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। अगर आप किस एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके एक शांति वाले माहौल में जाकर के हनुमान चालीसा एक भी श्लोक आप पढ़ लीजिए, भगवान का नाम ही बैठ करके 10 बार ले लीजिए, आपको वो अनुभूति होगी जो अनुभूति आपको घर में बैठ करके, एसी में बैठ करके भगवान का नाम लेने से नहीं महसूस होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक छटाएं या घटाएं जो होती हैं, ये आपका मन मोह लेती है और आपको प्रफुल्लित कर देती है। आपका जो चित्त है वो एक प्रकार से एकदम से उस परमात्मा में लीन होने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक अनुपम छटाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसे में जरूरी है कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन को कृतार्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध करता है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण ना हो तो लोग एक प्रकार से आध्यात्मिक प्राप्ति भी सोचने पर मजबूर हो जाए। पर्यावरण में जाकर के लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब आप एक ही कमरे में बार बार बैठे रहें तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आपको टेंशन हो जाएगी, जैसे मेरे साथ होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा दिन पूरा एक ही कमरे में बीत जाता है, ना बाहर निकलना हुआ, ना कहीं पर जाना आना हुआ, घर में खाना खा लिया फिर घर ही में पड़े हुए हैं। बहुत कम ही निकलता हूँ घर से बाहर, क्योंकि समय अगर मैं एक दिन बाहर निकल गया पूरा क्लास बंद हो जाती है। ऐसे में मैं बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ। आप लोगों के लिए मैं चीजें को सेक्रीफाइस, तो लोग डांटते भी हैं, लोग बोलते भी, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आती, गुस्सा बहुत आती जब आप एक ही कमरे में रहेंगे और कहीं बाहर की दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत दिन हो गए मैं बाहर नहीं गया हूँ। आप दाढ़ी मूछ देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, मैं कटवाने तक नहीं जा पा रहा हूँ इस समय, कि कटवाने जाऊंगा कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब उस 2 घंटे में एक प्रकार से मेरी क्लास हो जाएगी, मैं कुछ कर लूंगा, यही सोच सोच करके अभी तक नहीं गया हूँ। फिर सामान लग गया, फिर ये मन होता है कि पूरा सामान रखे रहो इसे। ठीक है, तो तमाम प्रकार के दिमाग में आता, तो वही बाल वाल कटवाने निकलना होता है, दाढ़ी वाढ़ी सेट करवाने बनवाने। ठीक है, अब जैसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी जाकर के पूरा बनवा देंगे, काम खत्म ही हो जाएगा इसका। मैं तो सर भी जो है मुड़वाने की बात सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था पढ़ाऊंगा तो कैसा लगूंगा, बहुत बेकार सा चेहरा आएगा, इस वजह से ये नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन बड़ा मन था कि सब पूरा एकदम से बाल वाल सब खत्म कर दें यहाँ पर। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ रखता है पर्यावरण हमको, तो इस तरीके से पर्यावरण का बड़ा महत्व है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा, पर्यावरण की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। पहली विशेषता, जटिल और परस्पर संबंधित प्रणाली है। यानी यह जीवों और निर्जीवों के बीच एक सतत क्रिया प्रतिक्रिया का जाल होता है। इसमें निर्जीव जो होते हैं निर्जीवों को प्रभावित करते हैं, और निर्जीव चीजें जीवों को प्रभावित करती हैं। यानी जैविक घटक अजैविक को, अजैविक घटक जैविक को प्रभावित करते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता समझे बाबू, दूसरी विशेषता है गतिशील, यानी डायनेमिक है। ये पर्यावरण हमेशा डायनेमिक है, रुका हुआ नहीं रहता।
यह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है, हमेशा गत्यात्मक है, डायनेमिक है, इसमें परिवर्तन चेंजेबल होता रहता है। पर्यावरण की गुणवत्ता हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, समय, मानव क्रिया और प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। चाहे समय हर एक समय एक जैसा नहीं, तो समय, मानव की तमाम क्रियाओं के द्वारा और प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता में चेंजमेंट होता रहता है, यानी कि ये एक अस्थिर प्रक्रिया है पर्यावरण। ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता लिखिएगा, बहुस्तरीय यानी कि मल्टी डायमेंशनल है ये। ठीक है, बहुस्तरीय यानी कि यह जैविक घटक, भौतिक घटक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पहलुओं को समेटे हुए है पर्यावरण। पर्यावरण से कोई भी चीज बचा नहीं हुआ है, चौतरफा हमको घेरे हुए है। तो चौतरफा हमारे जितने भी चीजें हैं, जीवन के हमारे समस्त पहलू हैं, वो जीवन के समस्त पहलू पर्यावरण के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, चाहे वो आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी पहलू हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी, अगला आपका जो है विशेषता ये है कि संतुलनशील है, यानी कि बैलेंस्ड है। पर्यावरण जो होता है संतुलित होता है, संतुलनशील। प्राकृतिक स्थिति में यह स्वयं संतुलन बनाए रखता है। अगर इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप ना हो तो पर्यावरण की अपनी क्वालिटी को कभी घटने नहीं देगा। पर्यावरण की क्वालिटी जितनी प्रकृति के द्वारा नष्ट होती है, वो अपने आप बन जाती है, वो उतना व्यवस्था कर लेती है। लेकिन जब इसमें मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो पर्यावरण की गुणवत्ता कम होने लगती है, और जब ऐसा होता है तो प्रकृति जो होती है वो रुष्ट हो जाती है कभी कभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। असंतुलन ना पैदा होने पाए, संतुलन पैदा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। असंतुलन से संकट उत्पन्न होते हैं और संतुलन से एक प्रकार से पर्यावरण अच्छा रहता है तो खुशहाली प्रकट होती है। विशेषता यही कि ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है इसमें। पांचवी बात, पांचवी विशेषता है पर्यावरण की, कि संसाधनों की आपूर्ति करता है पर्यावरण। क्या करता है? संसाधनों की आपूर्ति करता है, यानी यह जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है ताकि कोई जीव जीवित रह सके। उस जीवन के जीवित रहने के लिए जल, वायु, मिट्टी, खनिज तमाम चीजें उपलब्ध करवाता है, यानी कि अजैविक पदार्थों को देता है पर्यावरण। इस तरीके से पर्यावरण की विशेषताएं हो गई। अगला हेडिंग डालिएगा, पर्यावरण की प्रासंगिकता। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इतना सब लिख देंगे, एग्जामिनर एकदम से प्रसन्न हो जाएगा, नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। वो सोचेगा कि कहाँ से पढ़कर आया है लड़का ये। ठीक है, ये सब चीजें तो कहीं किताबों में आपको नहीं मिलती है, जो जानकारी मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ करके आपके लिए लाता हूँ। देखिए, पर्यावरण की प्रासंगिकता, रिलीवेंस ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, आज के समय में पर्यावरण की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि पर्यावरण जो एक प्रकार से आज जो इसकी पर्यावरण की उपयोगिता जो रही है, वो इससे पहले नहीं आपको देखने को मिली। कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। पहली बात, मानव के द्वारा की गई क्रियाओं से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। मनुष्य तमाम प्रकार की चीजें करता है, जनसंख्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है इससे। अब जब वातावरण गर्म होगा तो ग्लेशियर यानी बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, मतलब उस पर जो है, पहाड़ों पर क्या होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनमें बर्फ जमा होती है बड़ी बड़ी। जब गर्मी वहां पर पड़ती है, गर्मी खूब बढ़ेगी तो बर्फ के जो पहाड़ होंगे वो पिघलना शुरू कर देंगे। जब बर्फ का पहाड़ पिघलेगा तो उन्हीं पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। नदियों में पानी बहुत तीव्र गति से बहेगा, आसपास के इलाके नदियों के डूब डूब जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। समुद्र में जाकर के नदियां अपना जल छोड़ती हैं तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। तमाम सारे जो द्वीपीय किनारे या समुद्र तटीय इलाके हैं वो सब डूब जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण की गुणवत्ता में जैसे जैसे कमी लाता है मनुष्य, उसके हिसाब से पर्यावरण जो है आपको नष्ट भी कर सकता है। तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यानी कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ये पहला प्रासंगिक था, वर्तमान में चीजें जो हो रही। दूसरी बात है, संसाधनों की कमी हो रही है वर्तमान में। अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण इस समय हो रहा है, ये इसकी प्रासंगिकता है वर्तमान में। यानी वर्तमान में क्या सिचुएशन है इसी को इसकी प्रासंगिकता बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वर्तमान में पर्यावरण में संकट लगातार बढ़ रहा है, लगातार लोग संसाधनों का दोहन कर रहे हैं बिना मतलब के। जितना उपयोगी है उतना तो दोहन कर ही रहे हैं, उसके उसके ज्यादा भी दोहन कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तीसरी बात है, जैव विविधता का संकट उत्पन्न हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण से कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जंगल कटाई हो रही है, तमाम प्रकार के प्रदूषण है, जैसे कि जल में जो पाए जाने वाले कीट पतंगे थे, प्लैंकटन वगैरह, वो भी नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा वायु में तमाम प्रकार के जो वनस्पतियां, कीट थे, वो सब नष्ट हो रहे हैं। जंगलों में तमाम प्रकार की वनस्पतियां विलुप्त हो गई हैं, तमाम प्रकार के जीव नष्ट हो रहे हैं। जैसे गौरैया आजकल विलुप्त हो रही है, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, बाघ की संख्या कम हो रही है, तमाम प्रकार की चीजें आप देख रहे हैं कम हो रही है। तो ये सब पर्यावरण की गुणवत्ता में जब कमियां आती है तो तमाम प्रकार के जीव जो होते हैं वो अपना जीवन उसमें संतुलित नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। ठीक है, चौथी बात है, स्वस्थ समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं। देखिए, प्रदूषित जल, वायु और खाद्य से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।
ऐसे में क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। वर्तमान में यही चीजें हैं, तमाम प्रकार के प्रदूषित लोग जल पीते हैं, उससे हैजा और तमाम प्रकार की बीमारियां होती है। वायु से, खाद्य पदार्थों से तमाम बीमारियां होती हैं। आजकल कोई खाद्य पदार्थ शुद्ध बचा ही नहीं रहा है, मतलब कोई कुछ बचा ही नहीं, सब में मिलावट है, सब में दिक्कत है। वर्तमान में वातावरण की गुणवत्ता बहुत कम होती जा रही है। इसको रोकने के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन, तमाम प्रकार की चीजें करी जा रही हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। सतत विकास की आवश्यकता आज है। ठीक है, देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरत किसकी है? सतत सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। आज का विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा, अन्यथा भविष्य पूरा मनुष्य का खतरे में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका अगला अंतरराष्ट्रीय चेतना। देखिए इसका महत्व क्या है, मतलब इसका प्रासंगिकता क्या है पर्यावरण की। देखिए अब यह वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, पर्यावरण की जो गुणवत्ता में कमी आ रही है। पेरिस समझौता इसको लेकर के हो चुका है, जलवायु सम्मेलन हो चुके हैं कई सारे। ऐसे तमाम प्रकार के प्रयास जो है इसकी पुष्टि करते हैं कि अब मात्र ये केवल किसी एक देश की समस्या नहीं रही। पर्यावरण पर्यावरण असंतुलन जो हो रहा है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता कोई प्रकार से बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के वैश्विक स्तर के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जो कि पर्यावरण की गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी करने के लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण की जो हानियां हुई हैं उनको क्षतिपूर्ति करने के लिए तमाम प्रकार की चीजें का जो है काम कर रही हैं। जरूरी है कि आज ये सब होना, ये वर्तमान में प्रासंगिकता मैंने आपको बता दी। अब निष्कर्ष में आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतः आप कह सकते हैं निष्कर्ष, पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। निष्कर्ष में आप चीजों को लिख सकते हैं। मैंने निष्कर्ष आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग लेकर के आया हूँ। जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, लघु उत्तरीय लिखेंगे, तो आप इन चीजों को अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर जो भी चीजें आपके दिमाग में फंसी रह जाएंगी वो भी आप लिख देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपका बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए मैं आपको इतने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, देखिए पर्यावरण न केवल हमारा प्राकृतिक आधार है, बल्कि जीवन की निरंतरता का भी मूल स्रोत रहा है। यह हमारे चारों ओर की वायु, जल, मृदा, जीव जंतु, वनस्पति और मानवीय गतिविधियों का समुच्चय होता है। यानी इसमें सब कुछ शामिल है, चाहे जल हो, वायु हो, मृदा हो, जीव जंतु हो, वनस्पतियां हो, मानवीय गतिविधियां हो, इन सभी को जोड़ करके तब जाकर के पर्यावरण बनता है, जो हमको प्रभावित करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप निष्कर्षतया, पर्यावरण के विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि जैविक घटक, अजैविक घटक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं सारे घटक और मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जब ये जैविक, अजैविक घटक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक घटक, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक ये सब आपस में मिल जाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम के बारे में हम चैप्टर संख्या 3 में चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, इसके महत्व को समझना मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो होता है भोजन, जल, ऊर्जा और आवास जैसी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर्यावरण न केवल जो है केवल भोजन और जल देता है, बल्कि आपकी ऊर्जा और आवास की व्यवस्था भी करता है। पर्यावरण के साथ अगर आप संतुलित हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आप अगर पर्यावरण की अवहेलना करते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। पर्यावरण की विशेषताएं क्या है, जैसे कि उसकी गतिशीलता, पारस्परिकता और संतुलन की प्रवृत्ति। यह दर्शाती है कि मनुष्य की हर गतिविधि पर्यावरण को प्रभावित करती, तो मनुष्य को हमेशा किसी भी काम को करने से पहले एक बार पर्यावरण की गुणवत्ता को जांच लेना चाहिए कि पर्यावरण की गुणवत्ता हमारे द्वारा किए गए कामों से कितनी घट रही है। यानी जितना हम समाज के लिए जितना फायदा हो रहा है, उतना क्या पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इन चीजों को हमको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। यानी पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी विकास करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगले निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, देखें पांचवा निष्कर्ष आप बता सकते हैं। देखिए आज के समय में पर्यावरण की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास माने कमी आ रही है जैव विविधता में, जैव विविधता की क्वालिटी में गिरावट आ रही है। तमाम प्रकार की समस्याएं जो बन चुकी हैं, जो मानव जीवन को संकट में डाल रही। कौन कौन सी समस्याएं? देखिए वर्तमान समय में क्या है, पर्यावरण की प्रासंगिकता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वातावरण बहुत गर्म हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है खूब धुआंधार तरीके से, जैव विविधता में कमी आ रही है, जीवों की जो प्रजातियां हैं वो कम हो रही धीरे धीरे करके। ये सब एक संकट बना हुआ है, इसलिए हमको जरूरत है इस संकट से उबरने के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता में एक प्रकार से कमी ना आने पाए।
अगला है, इसलिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण को केवल एक वैकल्पिक कदम न मान करके अपने जीवन और अपनी नीतियों का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा पर ध्यान दें, पर्यावरण को लेकर के नीति निर्माण किया जाए सरकार के द्वारा, जन सहयोग भी इसमें प्राप्त हो। इसके संतुलन को बनाए रख सकते हैं जब हम नीति निर्माण करेंगे, शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे पर्यावरण के प्रति और जनता का सहयोग मिलेगा, तभी पर्यावरण जाकर के सुरक्षित होगा। इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया, तमाम चीजें करवाई गई और भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित पृथ्वी दे सकते हैं अगर हमने इन चीजों को कर लिया अच्छे तरीके से। आपने यहाँ पर पर्यावरण के बारे में विस्तार समझा, पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, तो कुछ भी आपका यहाँ पर डाउट नहीं बच रहा होगा। तो पर्यावरण से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका विस्तार से मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है। जैसे अब जब आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को नीचे, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी लिखा हुआ कि भाई क्या क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, बताएं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के परि और आवरण से मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्याख्या में आप लिख सकते हैं कई पॉइंट देखें। पर्यावरण शब्द जो है बेटा, ये संस्कृत के पर यानी परि माने होता है चारों ओर और आवरण माने होता है घेरना, उससे मिलकर के बना हुआ, यानी कि जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण होता है। यह शब्द प्रकृति और मानव के आपसी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने इसकी व्याख्या को देखा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न बाबू, प्रश्न क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण किसे कहते हैं? केवल पेड़ पौधों को पर्यावरण कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, केवल जलवायु को नहीं कहेंगे पर्यावरण? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, जीव और उसके चारों ओर की परिस्थितियों को बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण में जैविक यानी जो है बायोटिक और अजैविक यानी कि अबायोटिक घटक शामिल होते हैं। यह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, मिट्टी, जलवायु आदि आते हैं। ठीक है, यह परस्पर क्रिया करने वाली इकाइयों का संतुलित समूह होता है। पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जुड़े रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है 48 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 48 के ए में किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ये। ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 48 का ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और यह कहता है कि राज्य पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, देश का राज्य का एक कर्तव्य होगा। तभी पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात हो यानी कि देश की बात हो रही है, बात ध्यान रखेंगे। यह अनुच्छेद संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में सतत विकास के नाम से जानते हैं। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन भी किया जाए, यानी विकास हम करें लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में बिना कमी किए, यानी पर्यावरण की क्वालिटी भी बनी रहे और विकास भी हो जाए। ठीक है, यानी विकास पर्यावरण के संतुलन के साथ किया जाए। देखिए समझे इसके पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे। दूसरी बात, इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बना करके विकास किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में यह विकास और संरक्षण दोनों को साथ में लेकर के चलता है, इसीलिए इसको सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये बड़ी जबरदस्त अवधारणा है और आज के वर्तमान समय में पर्यावरण की अगर गुणवत्ता को बचाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास बहुत जरूरी हो चुका है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ बेटा? 1986 में लागू हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी 1986 में यह अधिनियम 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, गैस लीक हो गई थी इसमें। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा हेतु व्यापक शक्तियां देता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
नियम बनाए गए हैं। 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून जो है वो लाया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है? देखिए, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण भी है, जैविक प्रदूषण भी है, धातु प्रदूषण कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण होते, धातु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायु प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता में कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं। जल की क्वालिटी में कमी आती है तो जल प्रदूषण, ध्वनि हो जाता तीव्र गति से हो जाता, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण, ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। धातु प्रदूषण कोई स्वतंत्र श्रेणी नहीं होती है, यह जल या मृदा प्रदूषण का भाग हो सकता है। यह विकल्प जो है भ्रम उत्पन्न करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आ चुका है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भूमि सुधार से बिल्कुल भी नहीं, जंगल की कटाई को रोकने से, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की कटाई या जंगल की कटाई को रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। जब ये चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी, ध्यान रखेंगे। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही था, उसके चमोली जिले के में शुरू हुआ था। ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके उसकी कटाई को रोका था। ठीक है, इसका उद्देश्य था वन संरक्षण और पर्यावरण में सुरक्षा लाना। ठीक है, इसके बाद में इसको बहुत मतलब कि एकदम से बड़े स्तर पर काम किया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। 8वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो होता है विद्युत उत्पादन, बिल्कुल भी नहीं, कृषि नहीं, वन में कटाई भी नहीं, जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से CO2 नाम की गैस निकलती है। जो जितना डीजल पेट्रोल ये सब जलता है, इससे CO2 गैस निकलती है। इससे CO2 गैस क्या करती है? वातावरण को गर्म करती है। वातावरण को प्रदूषित नहीं करती CO2, वातावरण को गर्म करती। प्रदूषित कौन सी गैस करती है? वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है CO गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 जो होती है वातावरण को प्रभावित करने वाली, मतलब वातावरण को गर्म करने वाली गैस है। ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं और वायुमंडल से गर्मी को बाहर नहीं जाने देती हैं। पृथ्वी का तापमान इससे बढ़ जाता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण है CO2 नाम की गैस। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरणीय न्याय का तात्पर्य क्या होता है? पर्यावरणीय न्याय कब माना जाता है? पर्यावरणीय न्याय से तात्पर्य होता है बेटा पर्यावरणीय संसाधनों की समान पहुंच और उपयोग का अधिकार। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? यह सिद्धांत सभी स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने की बात करता है। इसमें गरीब और वंचित वर्गों की रक्षा की बात होती है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व देता है, पर्यावरणीय जो न्याय होता है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर कार्य करती है? वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर यूनेप काम करती है। कौन सी संस्था? यूनेप। ठीक है, यूएनईपी। यूएनईपी जो संस्था है ये पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती है, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। ठीक है, एक एजेंसी है ये यूनेप। यूनेप का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। यह वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का निर्माण और निगरानी और सहायता करती है ये संस्था। इसके अलावा इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये बात आप ध्यान। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11वां क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओजोन परत हमें किस प्रकार की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन हमें किससे बचाती है बेटा? अवरक्त किरणों से नहीं, अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है हमको, सही उत्तर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आपसे प्रश्न आपसे पूछेगा किस में पाई जाती है? ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, टीजीटी पीजीटी से लेकर के समय पूछेगा, बीए में भी पूछेगा सभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, कई चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन में शामिल कर दिए मैंने, ताकि आपको पहले चैप्टर में विस्तार समझ लेंगे तो पहला चैप्टर में समझेंगे तो पहला चैप्टर आप बहुत विस्तार से समझते हैं, पहले चैप्टर को आप देखते हैं पूरा। ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सबको रख दिया। ओजोन परत जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, पृथ्वी के समताप मंडल, पृथ्वी का समताप मंडल वायुमंडल का एक हिस्सा है, उसमें जो है स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं,
उसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अपने आप में अवशोषित कर लेती है, और जो अच्छी किरणें होती है वही को पृथ्वी पर भेजती है। अब इस परत में छेद हो रहा है, इस परत की गुणवत्ता कमी आ रही है। CFC गैस होती है जो फ्रिज से, AC से, इन सभी से निकलती है, ठीक है। तो इससे CFC नाम की गैस निकलती है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, ये जो है ओजोन 3 जो O3 गैस है, यानी O3 जो लेयर है उस लेयर को प्रभावित करती है, उस लेयर में छेद कर देती है। इससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंच जाएंगी, जिससे चर्म रोग, ऐसे तमाम प्रकार के स्किन कैंसर वगैरह आपको हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह सूर्य से आने वाली UV यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। इन किरणों से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो इसलिए जरूरी है ये लेयर जो है सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको CFC का कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया था, बताएं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल राइट आंसर आपका जिम कॉर्बेट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कॉर्बेट की अगर बात की जाए तो ये क्या है भाई, जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य में स्थित है यह जिम कॉर्बेट। बाघ संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट। 1973 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, ये बात भी ध्यान रखिए। कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से जब आप समझ रहे चीजों को, जान रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। अगला क्वेश्चन आ चुका 13वां नंबर प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है जल वितरण को एक प्रकार संतुलित करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जल वितरण को संतुलन करना। ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। देखिए, ये परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना की अगर बात की जाए, नदी जोड़ो परियोजना जो होती है, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों की नदियों को जल अभाव वाले क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास है। तो जहां पर जल बहुत ज्यादा है वहां से, जहां पर जल नहीं है वहां पर भेजने की एक प्रक्रिया है, ये नदी जोड़ो योजना ये है। ये नदियों में पानी नहीं है, उन नदियों में पानी भेजा जाएगा इसके माध्यम से, ये सब जाएगा। इससे सिंचाई, पेयजल और कृषि को लाभ होगा। यह बाढ़ और सूखा दोनों समस्याओं को संतुलित करेगी, यानी जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर पानी ले जाया जाएगा, जहां पर पानी बहुत ज्यादा है उस पानी को सूखे वाले क्षेत्र में ले जाया जाएगा, तो बाढ़ वाले क्षेत्र से राहत हो जाएगी। पानी बहुत ज्यादा नहीं होगा किसी क्षेत्र में, और जहां पर पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। नदी जोड़ो योजना का बेसिकली उद्देश्य यही था। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन कौन सा नहीं इनमें से, देखिए जंगल, जीव जंतु, मछली, ये सब है। लोहे की खान जैविक संसाधन नहीं है, ये आप लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। जैविक संसाधन वही होते हैं जिनमें जीवन होता है, या तो जीवन से संबंधित होते हैं, उन्हीं को जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जंगल, मछली, जीव जंतु, ये सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और खनिज जैसे लोहा, तांबा, ये सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 जून को मनाते हैं, सॉरी 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में अमेरिका से हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय चेतना को फैलाना है। विश्व के 190 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं पृथ्वी दिवस में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 16 नंबर देखेंगे। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है मानवीय क्रियाओं। मानवीय क्रियाओं की वजह से जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, औद्योगिकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग सबसे मुख्य कारण होता है जलवायु परिवर्तन का। हम उद्योग बढ़ाते हैं, वन की कटाई करते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, इससे वातावरण में CO2 गैस की बढ़ोतरी होती है, जो कि वातावरण को गर्म करती है, जो कि जलवायु परिवर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान जो है वो मतलब कि असामान्य हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। रासायनिक छिड़काव बिल्कुल भी नहीं, वनों की कटाई नहीं, वृक्षारोपण करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वृक्षारोपण करने से क्या होगा, वृक्षों को लगाओगे तो वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, प्लस पहला प्लस पॉइंट। दूसरा क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के साथ साथ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो खत्म ही होगा, साथ साथ में ऑक्सीजन आएगा, तो उससे वातावरण ठंडा भी होगा। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर। साथ ही साथ में इससे ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी आती है। यह जलवायु परिवर्तन को धीमा करने का रास्ता
मतलब कि सस्ता और प्रभावी उपाय होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। मृदा अपरदन को रोकने का भी सबसे अच्छा उपाय होता है वृक्षारोपण। अगर पेड़ पेड़ अधिक लगेगा तो मृदा कट करके बहेगी नहीं, रुक जाएगी। ठीक है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं, इससे मिट्टी बह नहीं पाएगी बरसात में। साथ ही साथ में वर्षा या हवा के द्वारा मृदा का बहाव नहीं हो पाएगा। यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए भी रखता है वृक्षारोपण। इस तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका है। कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। ठीक है। CO2 का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है। इससे मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल, धुआं, डीजल या कोयला वोयला जलता है तब उससे निकलती है। यह वातावरण में सबसे अधिक समय तक बनी रहती गैस है, बनी रहने वाली गैस है। यह वैश्विक तापमान में यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है EIA का पूरा नाम क्या है। EIA का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है IA, ये क्या करता है EIA जो करता है, ये किसी परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को एक प्रकार से महसूस करता है, अध्ययन करता है उसका। भारत में EIA की प्रक्रिया 1994 से लागू है। साथ ही साथ में यह सुनिश्चित करता है EIA कि कोई भी बड़ा विकास कार्य बिना पर्यावरणीय आकलन के ना हो। यानी कोई भी अगर कोई विकास हो रहा है, कोई बड़ा काम हो रहा है तो वो पर्यावरण की मतलब पर्यावरण की निगरानी में हो, पर्यावरण की क्वालिटी को ध्यान में रख करके किया जाए। ऐसा नहीं कि बिना पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का घटक नहीं है। इकोसिस्टम का मृदा, ऊर्जा, जल ये सब घटक है, मोबाइल टावर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या जगह डी ऑप्शन इसका। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आते हैं, जैसे कि जल, मृदा, वायु, ये सब जैविक घटक है। जीव जो होते जैविक घटक है, बाकी सब अजैविक घटक है। मोबाइल टावर मानव निर्मित कृत्रिम वस्तु जो है इसका पारिस्थितिकी तंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। आधुनिक संचार का अंग है, पर्यावरण का नहीं है। ठीक है। ये 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस भी है, ऑक्सीजन नहीं है, इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन नहीं आता है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, या ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग नहीं लेती। ग्रीन हाउस गैस ये इफेक्ट को कम करती है। जबकि ग्रीन हाउस गैसों में CO2 सबसे इंपॉर्टेंट गैस, फिर CH4 यानी मीथेन, N2 नाइट्रस ऑक्साइड और CFC गैस ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं। ऑक्सीजन वातावरण में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत से संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका उद्देश्य CFC और ODS यानी कि ओजोन डेवलपिंग सस्टेनेबल पर नियंत्रण रखना है। यह सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों में गिनी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप तमाम प्रश्नों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको आप NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। NGT को क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना पर्यावरणीय मामलों की त्वरित सुनवाई यानी बहुत जल्दी सुनवाई करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है NGT का, बात आप ध्यान रखेंगे। और यह एक प्रकार से वनों, जल, वायु, जैव विविधता और पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा करता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर इन सभी चीजों का आपको PDF प्राप्त करना है, हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, हमारा कोर्स ये देखिए इतना जबरदस्त आपको PDF मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी विस्तार से नीचे समझा करके लिखा गया है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए मात्र 100 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। 9161 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है। ठीक है। क्या SMS करना बेटा, इस पर आपको SMS कर देना है अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है, आप जियोग्राफी का पेपर देख रहे, क्लास देख रहे हैं, लेकिन जियोग्राफी के अलावा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्लास होगी।
जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे 91 193 60 62 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। यानी 100 रुपए फीस जैसे आप जमा करेंगे, आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, प्लस में लाइव क्लास अगर छूट जाती है आपकी बाई चांस तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, या नहीं भी छूटे तब भी आपके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में वीडियो लेक्चर्स के बाद में उस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको कैसे होगा आपको पता चल गया होगा, ये आप जैसे आपने जो पढ़ा आज वीडियो में देखा आपने, वो पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपकी यूनिट नंबर 1 यानी चारों चैप्टर के, यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यूनिट नंबर 1 में ये पूरी पीडीएफ यूनिट नंबर 1 की होगी, ताकि आपको पूरा यूनिट नंबर 1 एक वीडियो में, फिर यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 3, फिर यूनिट 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलता रहेगा। सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। आपको पीडीएफ में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। लिखित टाइप का तो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर रहा हूँ, यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, केवल जियोग्राफी का ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जियोग्राफी के साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे कि 3 मेजर सब्जेक्ट, जैसे जियोग्राफी के साथ आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, संस्कृत है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए बेटा, 100 रुपए फीस में इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए करवाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, वैसे जिनको नहीं सभी को जुड़ना चाहिए। केवल 100 रुपए फीस में इतना कंटेंट आपको मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी लिखित भी सब कुछ मिल रहा है, बहुत ही परफेक्ट है। इससे बेटर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। प्रबल दावेदारी है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, अगर आप हमसे जुड़ करके पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर को करिकुलर का पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के लिए जरूरी है। हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर नाम से। कौन सा चैनल है, को करिकुलर मास्टर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए क्रिकेट चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन सभी चैनल पर आपकी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर मिलती है। को करिकुलर परीक्षाओं पर क्या होती है, अनिवार्य पेपर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको करना अनिवार्य होता है, और अगर वो परीक्षा पास नहीं है तो आपको फेल ही समझा जाएगा बीए में। इसलिए ऑब्जेक्टिव ही हमेशा पेपर आता है, तो इसका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसमें आपके पेपर साल फा में मिलेंगे और इसमें बहुत बेटर तरीके से आपको चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस वैध है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपने समझा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हो ही गया ये। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में पर्यावरण जागरूकता फैलाने में सक्रिय है? इसरो नहीं, सीएसआईआर नहीं, टीरी, टीरी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीरी जो है, टीरी यानी कि टेरी। टेरी का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है टेरी का, देखें, द एनर्जी, द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यानी एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्था है ये। यह सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती है। यह संस्था पर्यावरणीय शिक्षा देती है, शोध और नीति निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका होती है संस्था की। ये बात ध्यान रखें। तो ये पर्यावरण की गुणवत्ता को, क्वालिटी को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए बहुत उत्तरदायी है, बहुत जबरदस्त है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब हम अगला जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से पारिस्थितिकी के बारे में बताएंगे, पारिस्थितिकी का अर्थ, पारिस्थितिकी की परिभाषा, पारिस्थितिकी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हम देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने देखी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीजें ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 में मतलब कि ये चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 2 के बाद में आपको क्या मिलेगा, चैप्टर 2 में के बाद हमने इकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। और इकोलॉजी जैसे आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम क्या चर्चा करेंगे, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे चौथे चैप्टर में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन और जो पर्यावरण से संबंधित जानकारी हमारे भारतीय पारंपरिक ज्ञान में है, यानी कि हमारे वेदों में, पुराणों में, सभी में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे चौथे चैप्टर में। इस तरीके से आपका इकाई संख्या 1 समाप्त होगा। इकाई संख्या 2 में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी 2 चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से।
फिर यूनिट नंबर 3 में हम लोग आगे चलेंगे। इसमें हम डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल इन्हेंशन मतलब सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से लेकर मरुस्थलीकरण क्या है, ठीक है। जो है मरुस्थलीकरण हो गया, ठीक है, मृदा अपरदन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका पूरा डिटेल से हम जानकारी देखते रहेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास होगी बेटा, आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे कोर्स से जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।